जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन। हम लोग इम्पल्स सैंपल का कोई इम्पल्स सीक्वेंस है, डेल एन है, उसका हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं। व्हाट इज जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन? तो जो इम्पल्स सीक्वेंस है, हमें मालूम है डेल एन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है फॉर एन इक्वल टू 0, क्योंकि हमको मालूम है डेल एन जो होगी वो ये होगी, एन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी और रिमेनिंग पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो डेल एन की वैल्यू 1, एन इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू 0, एन की रिमेनिंग वैल्यू के लिए वैल्यू 0 होगी। अब इसका जेट ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड होगा? फार्मूला हुआ है जेट ट्रांसफॉर्म का, कोई सीक्वेंस एक्स एन है, उसका जेट ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हुआ, ये हमने पुट किया, एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट डेल एन एक्स एन, यहाँ पे एक्स एन जो है डेल एन है, जेड की पावर माइनस एन। वैल्यू हम देखते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, सिर्फ एक पॉइंट जो 0 है, जो 0 वहाँ पे हमारी डेल एन की वैल्यू है, रिमेनिंग पॉइंट पे वैल्यू 0 है। तो एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एन इक्वल टू 0, यहाँ तो डेल 0 पे वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गई, एन इक्वल टू 0, जेड की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1। इसका मतलब डेल एन का जेट ट्रांसफॉर्म हमारा जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, दिस इज द फिक्स वैल्यू ऑफ जेट, हेंस आर ओ सी विल बी एंटायर जेट प्लेन। तो ये जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा, डेल एन का जो जेट ट्रांसफॉर्म होगा वो 1 होगा और आर ओ सी जो होगा वह एंटायर जेट प्लेन का कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। एवरी वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेट डिफाइन होगा। ठीक, अब हम फाइंड करना चाहते हैं जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस। कोई हमारे पास सीक्वेंस यूनिट स्टेप सीक्वेंस है, उसका हम जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं। तो हमको मालूम है यू एन जो होता है, अगर यू एन का हम लोग ग्राफ प्लाट करें तो यू एन की वैल्यू 0 पे 1 और एवरी पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू 1, एवरी पॉजिटिव इंटीजर टू इनफाइनाइट, एवरी पॉइंट वैल्यू 1। तो यू एन की वैल्यू क्या हुई? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 1, एन लेस देन 0, एन लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर पे, निगेटिव इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0। अब इसका जेट ट्रांसफॉर्म चाहिए तो फार्मूला हुआ जेट ट्रांसफॉर्म का, एन इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। एक्स एन हमारा यू एन है, यू एन की वैल्यू 1 है, लेकिन 0 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, यहाँ यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड की पावर माइनस एन। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट। ऐसे वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारी जीपी सीरीज आएगी इन्फाइनाइट टर्म तक। फिर क्या चीज़ आएगा, इसको सॉल्व करते हैं इस जीपी सीरीज को, तो क्या होगी? फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस ज्योमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आर जो हमारे आर की वैल्यू आएगी जेड की पावर माइनस 1 अपान 1, जेड की पावर माइनस 1, लेकिन जेड की पावर माइनस 1 आर जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। तो जेड माइनस 1 मॉड ऑफ जेड माइनस 1 की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जेड माइनस 1, इसको अगर हम चेंज करें या 1 अपान जेड लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 को 1 अपान जेड लिख सकते हैं, जेड को हम इस साइड भेजें, राइट साइड भेजें तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इनक्वलिटी से, नेगेटिव को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 अपान 1 माइनस जेड इनवर्स और आर ओ सी जो होती है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हम लोग अगर हम लोग यूनिट सर्किल का एक रेडियस बनाए, तो आर ओ सी क्या होगा? ग्रेटर देन 1, इस यूनिट सर्किल के आउटसाइड होगा। ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1। तो मॉड जेड रिप्रेजेंट ए सर्किल इन जेड प्लेन, मॉड जेड की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट ए सर्किल ऑफ रेडियस 1, मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन 1 यू एन का हो गया। और हम क्या करेंगे, 1 रेडियस की सर्किल बनाएंगे और आर ओ सी जो होगा इससे ग्रेटर देन होगा। ठीक, ये यू एन का जेट ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट, अब हम फाइंड करना चाहते हैं जेट ट्रांसफॉर्म ए की पावर एन यू एन प्लस बी की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको
वन सीक्वेंस ले लेते हैं, दूसरे को सेकंड सीक्वेंस ले लेते हैं। तो हमने मान लिया कि x1n ए की पावर n un है और x2n b की पावर n u की पावर -n -1 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ होगा, फार्मूला हो गया, क्योंकि un है, un की वैल्यू है, इसलिए 0 to इन्फाइनाइट ले लिया। xn हमारा ए की पावर n और z की पावर -n। सिमिलरली u की पावर -n -1 है, u की पावर -n -1 हम जब वन अमाउंट शिफ्टिंग और रिवर्सल करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास जो वन की वैल्यू आएगी वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ऐसे -3 -2 और -1 तक ही आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी। 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 0। तो u ऑफ -n -1 का जो ग्राफ होता है, u ऑफ -n -1 इसका जो ग्राफ होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक 1 होती। तो u ऑफ -n माइनस इनफाइनाइट टू -1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो bn हो गया z पावर -1। अब इस समेशन को हमें सॉल्व करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे किया, 0 to इनफाइनाइट a z की पावर -1 n पावर ले लिया, पावर n हो गया। सिमिलरली ये क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट टू -1 bn z की पावर -n। नेक्स्ट स्टेप में n 0 to इनफाइनाइट a z की पावर -1 n प्लस हमने क्या किया, ए जो समेशन है इसको चेंज कर लिया। तो ये क्या चीज़ हो गया, ये जो हमारा था ये निगेटिव नंबर है, इसको हमने जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, समेशन को पॉजिटिव लेंगे, -1 to इनफाइनाइट है, जब 1 to इनफाइनाइट लेंगे तो पावर जो होगा वो पावर चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव n होगा तो -n हो जाएगा, -n है +n हो जाएगा, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, पुट n इक्वल टू -l पुट कर दिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। या सिंपल ऐसे समझ लिया कि जब समेशन -1 to इनफाइनाइट है, जब इसको पॉजिटिव हम बनाएंगे n की वैल्यू, तो जो n की वैल्यू प्लस होगा वो माइनस लिख देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व किए तो क्या चीज़ हुआ, n पॉजिटिव n जब हम पावर लिए तो ये b की पावर -1 z हुआ। अब इस सीरीज को ओपन किया, n इक्वल टू 0 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट किया, तो इस तरह से सीक्वेंस आया। जब 0 पुट किया, दिस नंबर पावर 0 1 और ये सीरीज बनी। सिमिलरली n पावर, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट है, तो ये आ गया, इस तरह आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इस वाले जो ये सेकंड सीरीज है इसमें b की पावर -1 z कॉमन लिया तो ये सीक्वेंस आ गया। ठीक है, तो ये GP सीरीज बन गई 1/1 - r, और यहाँ भी ये कॉमन बाहर हुआ और ये हुआ 1/1 - r, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से दो चीज़ें दिखाई देती हैं। ये जो वैल्यू जो हमारी जो आ रही है इसकी वैल्यू ऑलवेज <1 होनी चाहिए, b इनवर्स z <1 होनी चाहिए। इसका मतलब मार्ड z की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। और यहाँ से क्या पता चला, a z इनवर्स की वैल्यू <1 होनी चाहिए, a z इनवर्स की वैल्यू <1 होगी, तो इसका मतलब मार्ड z की वैल्यू ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फाइंड हुआ। तो दो चीज़ें हमारे पास फाइंड हुई, इसकी वैल्यू आई 1/1 - a z इनवर्स, लेकिन मार्ड z ग्रेटर देन a। और ये जो वैल्यू आई इसमें क्या चीज़ आया कि मार्ड z, अभी हमने देखा था मार्ड z <b। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक मार्ड z ग्रेटर देन a, एक मार्ड z लेस देन b है। इसका मतलब मार्ड z जो होगा वो a से मोर होगा और b से कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा an, ये हमारा हुआ an un प्लस b की पावर n u ऑफ -n -1 का z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ROC देखिए, ROC हमारे पास आया, मार्ड z की वैल्यू a से अधिक होनी चाहिए और b से कम होनी चाहिए। तो अब हमने बनाया एक a रेडियस की सर्किल बनाई, एक b रेडियस की सर्किल बनाई। ठीक है, दूसरी ये कब हुआ, मान लिया कि a की रेडियस मोर है b की रेडियस से, दूसरा हमने मान लिया नहीं a की रेडियस b से लेस है। तो दो कंडीशन पॉसिबल है, एक a ग्रेटर देन b और दूसरा a लेस देन b, दोनों कंडीशन होती है और दोनों को हम फुलफिल कराते हैं। तो हमारा ये फुलफिल होना चाहिए, z की वैल्यू जो भी ROC होनी चाहिए a से मोर होनी चाहिए, a से मोर।
तो ए है ए से मोर होना चाहिए और बी से लेस होनी चाहिए, बी से लेस होनी चाहिए। तो हमने देखा ये आर दोनों कहीं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों में ओवरलैप होना चाहिए। नो ओवरलैप, हेंस आर ओ सी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या चीज़ है, हमें जेड जो चाहिए ए से मोर चाहिए, ए से मोर चाहिए, और दूसरा बी से कम चाहिए, बी से कम चाहिए। तो ये रीजन जो है ए और बी के बीच में, यहाँ पे आर ओ सी दोनों की मैच कर रही है, ए से ग्रेटर और बी से लेस, यहाँ पे मैच कर रही है, तो ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये कंडीशन पॉसिबल होगी जब हमारा ए की वैल्यू लेस होगी और बी की वैल्यू मोर होगी। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल होगी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ सी की क्या प्रॉपर्टीज होती है ये हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर ओ सी, तो आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हुआ। इसमें देखिए क्या चीज़ हुआ, द आर ओ सी फॉर ए फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस, अगर हमारा ड्यूरेशन फाइनाइट ड्यूरेशन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इंक्लूड एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 एंड और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब क्या चीज़ हुआ, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस है तो इसका आर ओ सी क्या होगा, अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो 1 इंटू जेड की पावर 0, ये +1 पे है 2 इंटू जेड की पावर +1, लेकिन फार्मूला जो होता है वो क्या चीज़ होता है, वो फार्मूला होता है एक्सएन जेड की पावर माइनस एन, एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये फार्मूला होता है। तो एन की वैल्यू जब हम +1 रखेंगे तो ये माइनस पहले से है तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह निगेटिव के लिए देखते हैं, ये 0 है तो ये -1 होगा, यहाँ जब -1 रखेंगे माइनस +1 हो जाएगा, तो जेड की पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जेड की पावर 2। तो हम देखते हैं कि ये जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आया, फाइंड हमने किया ये जो गिवन सीक्वेंस था। तो अब देखते हैं कि जेड की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट पुट कर देते हैं यहाँ, तो क्या चीज़ हो जाएगा, एग्जेड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए ये आर ओ सी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जेड की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जेड की वैल्यू 0 अगर हम पुट कर दें, अगर हम जेड की वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जेड इन्वर्स है, मतलब 1/z, जेड की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो ये भी इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस है तो हम लोग जेड की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं पुट करेंगे। ठीक है। सेकेंड, आर ओ सी डज नॉट कंटेन एनी पोल। आर ओ सी जो होता है वो पोल, जो हमारा आर ओ सी आएगा वो पोल को कंटेन नहीं करता। मतलब जैसे कोई हमारे पास ए एन यू एन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स या z/z माइनस ए। तो हमने देखा था ए जेड इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब मार्ट जेड की वैल्यू ए से मोर होनी चाहिए। तो अगर हम इसका आर ओ सी बनाएंगे, ए रेडियस का अगर हम कोई सर्किल बनाएंगे तो जो हमारा आर ओ सी होना चाहिए ए से अधिक होना चाहिए, ए रेडियस से अधिक हो। तो ये क्या कर रहा है, एक ये आर ओ सी है ए को टच नहीं करेगा, ये ए से जस्ट मोर होगा। ठीक है, बाहर की तरफ होगा। तो जो आर ओ सी होती है वो पोल को कभी भी कंटेन नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट, आर ओ सी, जो हम आर ओ सी देख रहे हैं, इज द रिंग इन जेड प्लेन सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन। तो जो आर ओ सी हम लोग लेते हैं वो क्या करते हैं, उसका सेंटर हमेशा हम ओरिजिन ही लेते हैं। जैसे हमने ए एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये निकाला और आर ओ सी ये जेड ग्रेटर देन आया, तो जो हम इसका आर ओ सी बनाएंगे तो ओरिजिन के सेंटर पे एक ए रेडियस का सर्किल बनाएंगे, ए रेडियस का। ठीक, ये सर्किल बनाएंगे। तो आर ओ सी द रिंग, ये रिंग होती है आर ओ सी, जेड ट्रांसफॉर्म में आर ओ सी एक रिंग होती है और सेंटर जो होता है इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर ओ सी ऑफ कॉजल सीक्वेंस, राइट कॉजल सीक्वेंस का मतलब राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो राइट हैंड साइड में हो। ठीक है, तो उसका आर ओ सी क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है, मार्जिन ग्रेटर देन होता है आर रेडियस, जो भी रेडियस का आर होता है उससे ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली आर ओ सी ऑफ द लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, लेफ्ट साइडेड जैसे अभी हमने देखा -1/n u ऑफ -1, ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होगी। इसका हमने देखा था जब हमने आर ओ सी निकाला था तो ये आया था मार्ट जेड लेस देन ए आया था। मार्ट जेड लेस देन ए का मतलब
जो हमारा लेफ्ट साइड सीक्वेंस है उसका ROC क्या आ रहा है, माड ए से कम होना चाहिए, मतलब ए रेडियस की अगर सर्किल बने तो उससे कम होना चाहिए। तो यू ऑफ -n-1 जो हो गया ये एंटी कॉजल सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका ROC क्या होगा, सर्किल के इनसाइड होगा, आर रेडियस की जो भी होगी सर्किल बनी तो उसके इनसाइड होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ROC ऑफ टू साइडेड सीक्वेंस। टू साइडेड का मतलब UN भी है और U ऑफ -n-1 भी है, मतलब एक कॉजल भी है और दूसरा एंटी कॉजल भी है। तो ऐसे सीक्वेंस का टू साइडेड होगा तो इसका ROC जो होगा, इसका ROC मॉड जेड ग्रेटर देन होगा, इसका ROC मॉड जेड लेस देन B होगा। तो ये कंडीशन अभी हमने देखा था, मॉड जेड की वैल्यू A से अधिक होनी चाहिए, B से कम होनी चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस में क्या चीज़ होना चाहिए, Xn इज फाइनाइट कॉजल सीक्वेंस देन इट्स ROC इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट Z इक्वल टू 0। तो जो हमारा कॉजल सीक्वेंस है उसमें हमारा ROC सारा एवरी पॉइंट Z हो सकता है, लेकिन Z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने जब देखा था, जब हमने देखा था AN UN ये जो सीक्वेंस हमने लिया था, जब इसका हम ROC निकाले थे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी वैल्यू हो गई Z अपान Z माइनस A, Z अपान इसको लिख सकते हैं Z अपान Z माइनस A। तो हम Z की वैल्यू A अगर हम पुट कर देंगे तो A माइनस A, तो A माइनस A 0, तो दिस नंबर अपान 0 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब Z की वैल्यू हम पोल के इक्वल नहीं रख सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं रख सकते एक्सेप्ट Z इक्वल टू 0, ठीक। सिमिलरली हमारा अगर कोई राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस हमारा राइट साइड है, ये राइट साइड है तो उसका ROC सर्किल ए रेडियस के बाहर होगी, और अगर ये हमारा B की पावर n U ऑफ -n-1 है तो B रेडियस से इनसाइड होगी, ठीक है। तो ये होगा Xn इज फाइनाइट कॉजल सीक्वेंस। जैसे ये कॉजल सीक्वेंस है, मतलब यहाँ एरो 1 पे होगा, ये राइट साइड सीक्वेंस है, इसका अगर हम Z ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये आ जाएगा 1 2Z-1 प्लस 3Z-2। तो अगर हम इस सीक्वेंस में Z इक्वल टू 0, Z-1 मतलब 1 अपान Z इक्वल टू 0 रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अगर कॉजल सीक्वेंस है, हम इस कॉजल सीक्वेंस के Z ट्रांसफॉर्म में Z इक्वल टू 0 हम नहीं रख सकते, सर एवरी पॉइंट रखेंगे लेकिन Z इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ROC। नेक्स्ट क्या चीज़ है, द ROC ऑफ स्टेबल LTI सिस्टम। अगर हमारा जो सिस्टम है अगर LTI है और स्टेबल है तो उसका ROC जो होगा वो यूनिट सर्किल को टच करेगा या कट करेगा या कंटेन करेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारा स्टेबल है तो अगर हमारा ये हमारा ROC यूनिट सर्किल का है तो ROC इसको कट जरूर करेगा, ये जरूर यूनिट सर्किल को कंटेन करेगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ROC।